वेल हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सेफ होंगे, क्योंकि भाई सेफ रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं हूँ अरिमा चतुर्वेदी, a social science educator on this an academy platform where you and I are going to have some interesting lessons and do what? And do some gossips and stories. Yeah, listen to some stories. All you have to do is listen to the stories. भाई हमेशा हिस्ट्री ऐसे पढ़ाती हूँ मैं, स्टोरी सुनाती हूँ, अंदर काम खत्म, सब समझ में आ जाता है। ठीक है, so that is why history is my major subject, and what I'm a student of history as well. If you have left it inside your brain, then भाई वापस ही बता दिया कि हिस्ट्री मेरा मेजर सब्जेक्ट है, तो आपको भी लेना है तो बस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और तो क्या, बस मेरी बातें सुनते रहो, पढ़ते रहो, और बस हो गया हिस्ट्री इजी, क्विक खुश टाइप। ठीक है, तो अब आज जो टॉपिक है हमारा, सॉरी बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक, भाई आपको करना क्या है, ये तो मेरे को रोज बताने पड़ता है कि भाई जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक और शेयर करो वीडियो, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या भाई, बेल आइकन प्रेस करो। रोज नई नई स्टोरीज गॉसिप्स लेके आऊंगी तो कैसे पता चलेगा तुम्हें? हैं, बताओ, जल्दी करो, हिट द बेल आइकन फॉर श्योर। ठीक है, Now we were on the topic of tracing changes through 1,000 years. अब आप बोलोगे भाई मैम चैप्टर तो सबसे पहले था, बाद में इतने बीच में से कैसे, मतलब एकदम से कैसे आ गया चैप्टर में? तो भाई इसलिए लेके आया ताकि अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रिलेट कर सकें। क्यों? क्योंकि आपने स्टोरीज तो सारी सुन ली है। पहले आपने ये सुन लिया कि अभी मुगल एरा में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में क्या होता है, और जो पहले वाले किंगडम्स थे उसमें क्या होता है। तो अब क्या होगा, अब आप अच्छे से इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने ये वीडियो अभी बनाई है। सो ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, और आपको जो आप पीछे वाले चैप्टर्स हैं शायद वो भी थोड़े से और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस टॉपिक टुडे इज tracing changes through 1,000 years. That means we are going to talk about a limited time period, यानी कि 1,000 years के बीच का जो limited time period है हम उसके बारे में बात करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हमने जो चेंजेस थे उनको कैसे कन्वर्ट किया हिस्ट्री में। मतलब कि हमने उसे कैसे कैसे अलग अलग रजिस्टर किया, कैसे अलग अलग लिखा कि भाई ये इस टाइम का है, ये इस टाइम का है, और ये इस टाइम। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा। राइट, इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज। या सो सबसे पहले आता है कि एक हमारा अरब का जोग्राफर था। ठीक है, और उनका नाम था अल इदरीसी। अब अल इदरीसी ने क्या किया, अल इदरीसी वाज वेरी स्मार्ट। उन्होंने बोला किसी को नहीं बनाने दूंगा, मैं ही मैप बनाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया का मैप बना दिया। और कब बनाया? उन्होंने बनाया 1154 सीई में। ठीक है, 1154 सीई में जब उन्होंने 1154 में इंडिया का मैप बनाया, तो तब तक क्या, बहुत टाइम तक, इवन हमारे, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, उससे भी पहले बहुत टाइम तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये सोचते थे कि जो हमारा नॉर्थ है वो साउथ है, एंड द साउथ वाज द नॉर्थ। ऐसा हम समझते थे, हम सब लोग यही समझते थे। ठीक है, फिर जब अच्छे से पढ़ाई हुई, जब लोगों को पता चला, लोगों ने सर्वेस किए, लोगों ने देखा कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, जो साउथ है वो बेसिकली नॉर्थ होना चाहिए, और जो नॉर्थ है वो साउथ होना चाहिए। Now you can look towards this map. ये किसने बनाया था? ये बनाया था महाराजा अल इदरीसी ने। ठीक है, he was not a महाराजा, he was a Arab geographer, यानी कि जो ज्योग्राफी स्टडी करता है, he's a geographer. Easy, बहुत नाम से ही सब पता चल जाता है। ठीक है, तो अरब का एक ज्योग्राफी सीखने वाला, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला आदमी था, उसका नाम था अल इदरीसी। ठीक है, तो अल इदरीसी ने क्या किया, अल इदरीसी ने बोला मैप बनाऊंगा तो मैं ही बनाऊंगा इंडिया का। अब उसने क्या किया, उसने जब इंडिया का मैप बनाया, तो यू कैन लुक इनटू द मैप। अब ये आपको कैसा सा लग रहा है? आपने कभी कुछ ऐसा देखा है क्या? नहीं देखा। ये मैप कब का? ये मैप है 1154 का। आपने इंडिया का मैप तो बहुत बार देखा होगा। अब आपने ऐसा मैप नहीं देखा, पर आपने ऐसा मैप तो जरूर देखा होगा, ऑलमोस्ट लाइक दैट मैप, जो कि इस टाइम पे हम यूज करते हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है ना, ये मैप क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि ये जो हमारा नीचे श्रीलंका वाला एरिया है, दिस वन, ये वाला एरिया जो आपको मैप में कहीं पे भी दिख जाएगा, आप अभी भी इंडिया का मैप खोलोगे तो आपको नीचे एक अलग से आइलैंड दिखेगा, एंड दैट इज द कंट्री श्रीलंका। तो उन्होंने क्या किया, अल इदरीसी भाई साहब ने वो श्रीलंका यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को ऐसे बनाया।
अब उस टाइम पे तो ना तो उनके पास इतने ज़्यादा टाइम इन द सेंस, ना तो उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी कि वो ऊपर चढ़े और देख लें कि भाई इंडिया कैसा है। ऊपर चढ़ने का मतलब ये है कि उन्हें नहीं समझ में आता वो कैसे, तो जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के पावर पे, ऑब्जर्वेशन के पावर पे इंडिया बना दिया। एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट टू फॉर द मैप्स। यानी अब मैप्स को भी तो एकदम से तो ऐसा नहीं है कि किसी ने मैप बनाया एंड वाज द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो भी पार्ट वर्ल्ड में है वो बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। आप भी कोई चीज बनाते हो तो आप उसे धीरे धीरे स्टार्ट करते हो। आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो आप पहले उसे रब करते हो, फिर बनाते हो, फिर रब करते हो, फिर बनाते हो। तो अब अल अदरीसी ने भी यही किया। अल अदरीसी ने जो हमें मैप दिया था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था पूरी हिस्ट्री का, यानी कि वो मैप अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि उसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक पार्ट बनाया एंड दैट वाज लाइक वेरी रेलेवेंट। बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसमें बस एक प्रॉब्लम थी कि जो साउथ में होना चाहिए वो नॉर्थ में था, और जो नॉर्थ में होना चाहिए वो साउथ में था। That's what it says. It says in Al-Adrisi's map, South India is where we would expect North India, and the Sri Lanka is in the top, is the island at the top. वही जो मैंने बताया था, झूठ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, आप देख लेना कभी भी, ठीक है। Now the place names were marked in Arabic. अब क्योंकि अल अदरीसी was a person who was from अरब, तो ऑब्वियसली वो कहाँ की लैंग्वेज यूज करेगा? वो अरब की लैंग्वेज यूज करेगा। और अरब की लैंग्वेज क्या थी? अरब की लैंग्वेज थी अरेबिक। अब हमें पता किसी चला कि उन्होंने इंडिया का ही मैप बनाया है, कि भाई शेप तो बिल्कुल नहीं है, हम कैसे मान लें कि आपने इंडिया का ही मैप बनाया। तो इसमें बहुत सारी प्लेसेस ऐसी थी जो कि उन्होंने अरेबिक में तो लिखी थी, बट उनके नाम बिल्कुल सही लिखे थे, ठीक है। और वो प्लेसेस क्या थी? वो प्लेसेस जैसे कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? कहाँ है कन्नौज? कन्नौज आपने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, और आपको ये देखना है कि आपने कौन से चैप्टर में कन्नौज पढ़ा था, ठीक है। और पढ़ के मेरे को जरूर बताना कि आपने कन्नौज कहाँ पढ़ा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कन्नौज को इस मैप पे शो किया। कन्नौज जैसे और भी बहुत प्लेसेस, कन्नौज इज जस्ट एन एग्जाम्पल, और वो प्लेसेस बिल्कुल सही थे। पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि जो ऐसे होना चाहिए था उसको उन्होंने ऐसे कर दिया था, यानी कि आज की भाषा में उन्होंने उसको मिरर इमेज कर दिया था, ठीक है। अब जो मिरर इमेज थी वो हम पढ़ते रहे इतने सालों तक। फिर क्या हुआ? फिर एक फ्रेंच कार्टोग्राफर है ना। हु आर कार्टोग्राफिस्ट? कार्टोग्राफर्स आर दोज पर्सन जो कि मैप की स्टडी करते हैं, मैप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर आया जिनका नाम बहुत ही डिफिकल्ट था, जिनका नाम था गुलोम डे आयल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अर्ली 18th सेंचुरी में एक मैप बनाया। अब जो मैप बनाया वो काफी ज्यादा सिमिलर था, 80-85% सिमिलर था, जो कि हम आज इंडिया के मैप में देखते हैं। अब देख लो, आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिख जाएंगी, बहुत कुछ सिमिलर है जैसे पहले था, ठीक है। अब इनका आप नॉर्थ देखोगे तो इनका मैप का नॉर्थ को बिल्कुल एक्यूरेट था, ठीक है। यू कैन सी है यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई मैप का जो नॉर्थ पोर्शन है वो ऊपर है, ठीक है। यानी कि उन्होंने मैप भी करेक्ट बनाया, और ये बहुत ज्यादा सिमिलर है जो कि हम आज के मैप को स्टडी करते हैं। सो दिस वाज मेड नियरली 600 years after map 1, during which in time information about the subcontinent had changed considerably. यानी कि क्या हुआ? जब हम लोगों ने फर्स्ट मैप देखा था, फर्स्ट मैप के 600 इयर्स बाद ये मैप उन्होंने बनाया। किसने बनाया? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, ठीक है। अब उन्होंने जब ये मैप बनाया तो इस ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग दीज 600 इयर्स, क्या हुआ? इस सब कॉन्टिनेंट की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, कंसीडरेबली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस सब कॉन्टिनेंट की चेंज हो गई। इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है? तो इंफॉर्मेशन से मतलब ये है कि भाई जो भी इस कॉन्टिनेंट में चीजें होती थी, जहाँ होती थी, कैसे होती थी, वो सब चीजें चेंज होने लग गई। हो सकता है इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन की बात करें, हो सकता है सोशल इंफॉर्मेशन की बात करें, हो सकता है पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन की भी बात कर सकते हैं। तो जो भी हुआ, उन्होंने क्या किया? 600 साल बाद ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने एक इंडिया का मैप बनाया, विच इज बेसिकली लाइक द मैप वी आर यूजिंग नाउ. Now, this map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular surprisingly detailed.
अब आप ये देखोगे कि 1720 में जो इनके कोस्टल एरियाज हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। डिटेल्ड मतलब कि जब हम देखेंगे कि ये देखो आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स भी उन्होंने क्रिएट कर रखे, हिंजेस क्रिएट कर रखे, सब कुछ क्रिएट कर रखा है। तो ये जो कोस्टल पार्ट्स थे ना ये भी उन्होंने बहुत डिटेल से बनाए थे। ठीक है, नाउ दिस मैप वर यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयेजेस। यानी कि जब यूरोप से शिप्स आते थे तो उन्होंने किस मैप का यूज किया? उन्होंने इसी मैप का यूज किया। कौन सा मैप था? ये था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया था, राइट। अब आता है टर्मिनोलॉजीज। अब टर्मिनोलॉजीज कैसे कन्वर्ट होती है? अभी हमने मैप पढ़ा तो आप बोलोगे कि मैप पढ़ के किया क्या हमने? तो मैप पढ़ के हमने ये देखा कि 600 साल में भी कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। जो चीज नॉर्थ में उन्होंने बनाई थी वो चीज साउथ में बन गई, जो चीज साउथ में बनाई थी वो चीज नॉर्थ में बन गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कन्वर्ट हो गया कि इंडिया पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, नहीं। उन्होंने जो बनाया, उनकी जो ऑब्जर्वेशन, उन्होंने जो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, जिस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने मैप बनाया था, दैट गॉट चेंज्ड आफ्टरवर्ड इन बिटवीन दीज 600 ईयर्स। एंड नाउ उन्होंने जो मैप बनाया, यानी कि जो हमारे फ्रेंच कार्टोग्राफर्स थे, उन्होंने जो मैप बनाया दैट वाज टोटली डिफरेंट, राइट। नाउ अब ऐसी टर्मिनोलॉजीज की भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आपने कभी कभी सुना होगा ना, आई लिव इन एन एरिया जहाँ पे लोकल लैंग्वेज बहुत ज्यादा फ्लुएंट है। यानी कि यहाँ के लोग जो लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा है। वो हिंदी इतनी यूज नहीं करते, इंग्लिश इतनी यूज नहीं करते जितनी वो इस लोकल लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब क्या होता है, जब ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज में क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे आके देखा, मैंने बोला अरे वाह यार, ये लोग तो भाई ऐसे मतलब लोकल लैंग्वेज यूज करे, मेरे को भी सीखना है। तब मेरे को पता चला कि ये जो, अगर मैं किसी एल्डर से बात करूंगी, किसी ऐसे इंसान से जो बहुत एज्ड होगा, तो वो जो वर्ड यूज करेगा दैट विल बी डिफरेंट। However, जो आजकल के मेरे बराबर के जो लोग होंगे उनसे जब मैं बात करूंगी तो वो उसी लोकल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी डिफरेंट। ये कैसे हुआ? ये बस ऐसे हुआ कि जो उन्होंने उस वर्ड को यूज किया था तो उसका मीनिंग कुछ और था, या हो सकता है उसका मीनिंग आज वाले जो जिस इंसान ने वो वर्ड यूज किया है उसके मीनिंग जैसा ही हो, पर हो सकता है कि वो सेम ना हो, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ के ही लोग सिर्फ इस लैंग्वेज को बोलते हैं और बाहर के लोग इस लैंग्वेज को नहीं बोलते। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो वर्ड्स थे वो चेंज हो गए। तो लेट्स सी कि ऐसा होता कैसे। ठीक है, so historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over years। यानी कि हमें पता है कि भाई जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में हैं, एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में। अब ये सारी लैंग्वेजेस क्या हैं? ये सारी लैंग्वेजेस चेंज होती रहती हैं थोड़े थोड़े साल में। पहले इंडिया के पास इतनी सारी लैंग्वेजेस थी, हाउएवर अब क्या है, अब इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस इंडिया की इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। जैसे कि आपको पता होगा वी हैव इंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि खत्म होने वाली है। वैसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको बोलना नहीं आता लोगों को। तो ऐसी लैंग्वेजेस का क्या कर सकते हैं? ऐसी लैंग्वेजेस का कुछ नहीं कर सकते। लोगों को सीखनी चाहिए, लोगों को प्रॉमिसिंग होना चाहिए अपनी नेटिव लैंग्वेज के लिए या अपनी नेटिव डायलेक्ट के लिए। ठीक है, नाउ अब हमें ये पता है कि भाई हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। तो लिखे गए तो हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे चेंज होने लग गए। कैसे चेंज होने लग गए? ऐसे चेंज होने लग गए कि जब कोई बाहर से आता है तो वो क्या करता है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा। हम यहाँ पे रहते हैं तो हम हिंदी या इंग्लिश का यूज करेंगे, हो सकता है अपनी कोई नेटिव लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, now anyone who's reading that stuff, who's reading the book that I have wrote or something, तो वो क्या करेगा, वो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा जो वो या मेजॉरिटी पार्ट बोल सकती है या सुन सकती है या पढ़ सकती है उसमें। ठीक है, तो अब ऐसे ही क्या हुआ कि जैसे हमारी वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत जैसे आपको पता होगा, आपने 6th स्टैंडर्ड में वो चैप्टर भी पढ़ा होगा जिसमें वैदिक संस्कृत, हमें पता था कि वैदिक संस्कृत कौन बोलता है? वैदिक संस्कृत सिर्फ सेजेस बोलते थे, ऋषि बोलते थे या फिर प्रीस्ट बोलते थे। ठीक है, यही होता था, ब्राह्मण्स बोलते थे वैदिक संस्कृत। अब क्या हुआ, वैदिक संस्कृत बिल्कुल एक्सटेंट हो गई। नाउ व्हाट वी आर रीडिंग इज नॉट वैदिक संस्कृत, इट इज न्यू संस्कृत। ठीक है, अब हम न्यू संस्कृत पढ़ रहे हैं। वैसे ही मेडिवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन में भी डिफरेंस है।
सिमिलरली बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि अब एक्सटेंड हो चुकी हैं, जैसे कि लैटिन है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया है, ठीक है। तो भाई क्या है, वो जो लैटिन लैंग्वेज से वर्ड आया है वो लैटिन अब एक्सटेंड होने वाली है, इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में से एक है। तो अब ऐसा ही होता है भाई, जो जहाँ का होगा वो अपनी लैंग्वेज में अपनी अपनी चीजों को बोलेंगे, ठीक है। एंड दैट इज टर्मिनोलॉजीज, right? Now difference is not just with the regard to grammar and vocabulary, the meanings of the word also change over time. यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आसपास वाले लोगों से बात करी तो उनका मीनिंग कुछ और था और उनका मीनिंग कुछ और था। उन्होंने जो वर्ड यूज किया उस वो किसी और मीनिंग पे फिट बैठ रहा था, और उन्होंने जो वर्ड यूज किया, जो मेरे बराबर वाले लोगों ने वर्ड यूज किया, वो किसी और मीनिंग पे बैठ रहा था। तो मेरा मतलब क्या है, मतलब ये था कि भाई ग्रामर और वोकैबुलरी तो इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी कि अगर मैंने वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर दिया तो फिर तो मतलब ही क्या है। अगर मैं बोल दूं कि मैं बोलने को आज से सुनना सोच रही हूँ और सुनने को बोलना सोच रही हूँ, तो मतलब कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी, कितना केओस हो जाएगा। आप बोलोगे मेरे से भाई सुनना, तो मैं बोलूंगी बोलना, हाँ बोलोगे बोलना, तो मैं बोलूंगी सुनना। क्वाइट फनी नो, बट इट कैन नॉट हैपन, राइट। तो अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें वहां पे चेंज होने लगे। अब जब चेंज हो गई तो हिंदुस्तान वॉज यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट द मीनिंग चेंज। जैसे हमें पता है, वी आर लिविंग इन द कंट्री कॉल्ड इंडिया, राइट। वी आर लिविंग इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया, हिंदी में हिंदुस्तान। बट आपने ये सोचा है कि पहले हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था, अभी के हिंदुस्तान का मतलब कुछ और है, शायद आपको पता ही होगा। तो भाई जब मैंने आपको मुगल एरा के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि एक ऑथर थे, एक पोएट थे, राइटर्स थे जो क्रॉनिकल्स लिखते थे। वो क्या करते थे, वो जब भी लिखते थे तो वो कंट्री का नाम लिखते थे या कुछ भी उनके एरिया को जो भी वो बोलते थे वो लिखते थे। तो हिंदुस्तान लिखा है कई जगह हिंद लिखा है, तो जरूरी नहीं है वो हर क्रॉनिकलर, यानी कि जिसने भी वो क्रॉनिकल्स लिखे हैं, हर पोएट या हर जिसने भी वो ऑथर जिसने भी चीजें लिखी हैं, उसका हिंदुस्तान का मतलब सब में सेम। क्योंकि इसीलिए क्योंकि आज जो हम इंडिया में रह रहे हैं उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। वी नो कि भाई इंडिया यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट है, यहाँ से नेपाल स्टार्ट है, यहाँ से चाइना स्टार्ट है, यहाँ से ये सारी कंट्रीज स्टार्ट है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, हमें नहीं पता कि किस लाइन से कौन सी कंट्री स्टार्ट है। वी डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज फॉर आवर कंट्रीज। तो क्या हुआ, तो जब किंग्स आते थे वो अपना एरिया बढ़ाते थे। अब एक बात बताओ, एक किंग हिंदुस्तान पर रूल कर रहा है, उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाया, अपने किंगडम को बढ़ाया। तो क्या वो ये बोलेगा कि मैं हिंदुस्तान के साथ इस एरिया में भी रूल कर रहा हूँ? नहीं, वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि जो जो एरिया मेरे अंडर आ रहा है वो सब हिंदुस्तान होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, हिंदुस्तान पहले कितना एरिया था, इतना सा एरिया था, फिर रूलर्स आए उन्होंने एक्सटेंड किया, इतना हो गया, फिर और एक्सटेंड किया, दैट मीन्स अब हिंदुस्तान इतना बड़ा हो गया। फ्रॉम टाइम टू टाइम इस हिंदुस्तान की पॉलिटिकल बाउंड्रीज बढ़ती गई, यानी उसका मीनिंग भी चेंज होता, ठीक है। So the Hindustan term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj. He was a Persian poet. अब जैसे मैंने आपको बताया था, कौन से चैप्टर में, दिल्ली सुल्तान वाले चैप्टर में, जहाँ पे रजिया सुल्तान के बारे में जिक्र हुआ था, ठीक है। तो जब रजिया सुल्तान के बारे में बताया था तो मिन्हाज ए सिराज के बारे में मैंने बताया था। मिन्हाज ए सिराज कौन थे, उस टाइम पे क्रॉनिकलर थे, ठीक है। एंड ही वाज अ पर्शियन मैन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया। उन्होंने इस हिंदुस्तान का मतलब क्या बताया, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान था द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। अब पंजाब एंड हरियाणा कहाँ है, पंजाब एंड हरियाणा इज इन दी नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री। पंजाब एंड हरियाणा ऊपर हो गया, और गंगा यमुना के बीच वाला जो एरिया है उस पूरे एरिया को उन्होंने बोला दिस इज हिंदुस्तान। क्या इतना छोटा सा हिंदुस्तान अभी है? नहीं, हमारा हिंदुस्तान का है, हमारा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब उन्होंने तो इतना सा एरिया बता दिया, उन्होंने बोला कि साउथ एरिया को मैं हिंदुस्तान नहीं कह रहा हूँ, साउथ एरिया मेरे हिंदुस्तान में नहीं आता। Now, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent.
अब जब बाबर आया तो बाबर ने क्या किया, जब बाबर ने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया तो बाबर ने बोला कि मैं उसको पॉलिटिकली नहीं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान कहाँ है, मैं उसको कल्चर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने सारे लोगों का एक ही जैसा कल्चर है, तो दैट मीन्स जिनका भी कल्चर एक जैसा है वो इस पूरे लैंड में आते हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इज अ एरिया जहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका कल्चर सेम है, उनकी फ्लोरा फौना सेम। फ्लोरा फौना मतलब ज्योग्राफी से बात होती है, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स एंड फौना मीन्स दी प्लांट्स। वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, इस ज्योग्राफी से इस एरिया से इस एरिया तक ऐसे लोग जहाँ पे भी हैं उनका कल्चर सेम है, उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, उस पूरे एरिया को बाबर ने हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, नाउ ये कब की बात है, इन दी अर्ली 16th सेंचुरी। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 14th सेंचुरी तो क्या हुआ, पोएट आमिर खुसराव ने हिंद का यूज किया। मैंने आपको बताया था अभी हिंदुस्तान और हिंद का यूज किया, किसी ने हिंदुस्तान बोला किसी ने हिंद बोला, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हिंद बोला। उनके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज कुछ और थी, क्यों, बिकॉज ही वॉज द पोएट ऑफ 14th सेंचुरी। बाबर वॉज द पर्सन ऑफ 16th सेंचुरी जहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान का यूज किया, और 13th सेंचुरी में मिनाजे सिराज थे। Now, what happened? The term Hindustan did not carry any political and national meanings which we associated with today. The terms like foreigners and Pardesi. अब चल, मैंने आपको जैसे ये चीजें बता दी कि भाई हिंदुस्तान की जैसे आज पॉलिटिकल बाउंड्री है, जैसे आज एक नेशनल मीनिंग है, वैसे उस टाइम पे नहीं होता था। कोई हिंदुस्तान को कुछ और कहता था, कोई हिंदुस्तान को कुछ और कहता था। यानी बेसिकली वो उस एरिया को डिस्क्राइब कर रहे थे, वो अपने अकॉर्डिंग उस एरिया को डिस्क्राइब कर रहे थे, एंड दे टोल्ड कि भाई इतने इतने एरिया को मैंने ऐसे हिंदुस्तान कहा है। क्यों, क्योंकि तब कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएटेड नहीं थी, कोई नेशनल स्टेट बाउंड्रीज क्रिएटेड नहीं थी ना। ऐसे ही वर्ड्स का यूज होता है, ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज चेंज होती है। कैसे, सिर्फ फॉरेनर्स हैं, परदेसी हैं, तो इससे क्या मतलब है, वेल इससे मतलब ये हुआ कि आज हम फॉरेनर्स बोलते हैं जो किसी और कंट्री से आए हुआ, फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया से नहीं हुआ, हम उन सब लोगों को फॉरेनर्स कहते हैं। ठीक है, पहले फॉरेनर का मतलब होता था अगर कोई भी इंसान जो कि अननोन है तो हम उसे फॉरेनर कहते थे। However, एक और वर्ड होता है परदेसी, जो कि आपने हो सकता है सुना हो, आजकल भी बहुत सारी जगहों में परदेसी वर्ड यूज होता है। और इस परदेसी का मतलब क्या होता है, परदेसी, दैट मीन्स किसी और देश का। अब वो किसी और देश का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी और कंट्री से आया हो, परदेसी मतलब होता है कि अपनी ही कंट्री बट किसी और जगह का, जिसे हम नहीं जानते। सिमिलरली फॉरेनर जैसे आज मतलब होता है कि वो किसी और कंट्री का है, पहले उसका मतलब क्या था कि वो किसी और विलेज टाउन का होगा जिसको हम नहीं जानते। See, that is the difference between the terminologies. पहले से अभी तक में कितना ज्यादा वर्ड के मीनिंग में डिफरेंस आ गया, मैप्स में डिफरेंस आ गया, ये है डिफरेंट पूरे 1000 ईयर्स का। नाउ मूविंग ऑन, अब देखो हम हिस्ट्री के सोर्सेस की बात करते हैं, तो भाई 1000 ईयर्स इज अ वेरी बिग टाइम। ठीक है, तो अब सोर्सेस में भी तो डिफरेंस आएगा। तो पहले क्या होता था, पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो रिलाई करते थे कॉइन्स पर, आर्किटेक्चर पर, इंस्क्रिप्शन पर और टेक्सुअल रिकॉर्ड्स पर। यानी कि जहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा हुआ देखा तो उन्होंने उससे स्टडी करी, उन्होंने कॉइन्स की स्टडी करी, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करी, उन्होंने घरों के और पैलेसेस के और जो उनके टेम्पल्स थे उन सब के आर्किटेक्चर की भी स्टडी करी, उन्होंने सब चीज़ों की स्टडी। ठीक है, अब जो स्टडी करी उसके अलावा क्या हुआ, जब थोड़ा सा डिफरेंस आया, जब लोगों को पता चला कि भाई पेपर भी हम यूज कर सकते हैं, पेपर बहुत चीप बन सकता है, तो जैसे ही ये पेपर अवेलेबल हुआ, जैसे ही पेपर अवेलेबल होके चीप हुआ, तो क्या हुआ, हमें पता चला कि हम पेपर का भी यूज कर सकते हैं। और जब हमने पेपर का यूज किया तो क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें जो हिस्टोरियंस आज इस डेटा को पढ़ते हैं, आज इस डेटा के बारे में बात करते हैं, जिस डेटा से वो स्टडी करते हैं, वो कहाँ से आता है, वो ऑन रिकॉर्ड पेपर्स का ही यूज है। यानी कि जो पेपर्स पे उन्होंने यूज किया था उसी से ही उन्होंने रिलाई किया अपनी हिस्ट्री पर, उन्होंने उसी से ही हिस्ट्री रीड करी। Now, through this period, the paper become gradually cheaper and more available. यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा चीप होने लगा और वो अवेलेबल भी होने लगा। Now, अब क्या हुआ, manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and the temples. अब क्या हुआ, ये जो manuscripts थी ना, what are these manuscripts? Well, manuscripts are the
मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर दी पेजेस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर दी बुक्स, जहाँ पर हम अपनी सारी ये जो हमने टेक्सचुअल जितना एरिया था ना, जितना भी हमने टेक्स्ट की बात करी कि भाई पेपर पे टेक्स्ट लिखा है, पेपर पे टेक्स्ट लिखा है, हिस्ट्री उसी से ही तो हिस्टोरियंस ने रीड करी। तो वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो क्या करते थे, वो वेल्दी लोग कलेक्ट करते थे, वेल्दी लोग कलेक्ट करते थे, रूलर्स कलेक्ट करते थे, मोनेस्ट्रीज या फिर टेम्पल्स में भी ये कलेक्शन होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जब कलेक्ट होता था, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन तो नहीं होते थे, उस टाइम पे प्रिंटर्स नहीं होते थे, तो भाई एक एक मैन्यूस्क्रिप्ट को एक एक आदमी हाथ से लिख रहा है और ऐसे लिख रहा है कि आगे वाला जब पढ़े तो उसे समझ में आ जाए, यानी कि आपकी और मेरी राइटिंग जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लिख रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो सारे बनाए, उन्होंने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्ट किए, तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो इन्हें सेव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट दे डिड कि उन्होंने उसे सेव किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में रखना स्टार्ट कर दिया। और ये आर्काइव्स और लाइब्रेरीज कहाँ होते थे? वेल, ये आर्काइव्स और लाइब्रेरीज रूलर्स के अंडर होते थे, टेम्पल्स में होते थे, जहाँ पर लोग जाके उनकी स्टडी कर सकते हैं। बट ये बाहर आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एक बार एक डॉक्यूमेंट खो गया तो भाई प्रिंटर कहाँ है, प्रिंट कैसे करेंगे, लिखेगा कौन इतना सबको? तो इसीलिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स सेफली आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज में रखे जाते थे। नाउ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वही जैसे मैंने आपको बताया, तो देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज एंड नो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने आपको बताया था, सब पहले बता देती हूँ मैं आपको, देखा आई एम सो इंटेलिजेंट, आपको कुछ गलत नहीं बताया मैंने। क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया कि भाई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, प्रिंटिंग मशीन्स नहीं होते थे, प्रिंटर्स नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, लोग इसे हाथ से लिखते थे, स्क्राइब्स लिखते थे। स्क्राइब्स कौन होते हैं? स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। बताया है कौन सी वीडियो में? वो आप देखो, आपको मैंने स्क्राइब्स के बारे में बताया है किसी वीडियो में। एंड यू नो who are the scribes? Scribes are those people जो कि किसी भी चीज पर लिख सकते हैं, who know how to write on things। अब वो things कुछ भी हो सकती है ना। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या थे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स पेपर्स थे जिन पर लोग लिखते थे, जो लोग लिखते थे उनको हम स्क्राइब्स कहते हैं। The scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here, sentence there। यानी कि क्या हुआ, अब जैसे कि आप अपने फ्रेंड के होमवर्क से अपना होमवर्क कॉपी कर रहे हो, क्योंकि भाई टीचर आने वाली है आधे घंटे में, 0 पीरियड मिला है, चलो चलो कॉपी कर लो। क्यों कॉपी कर लो? नहीं तो टीचर बाहर निकालेगी। क्या करें क्या करें, चलो कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, करो करो कॉपी करो। फिर आपने कॉपी करते करते क्या किया, कॉपी करते करते जो उसने एप्पल का ए लिखा था वो आपने ई से एप्पल लिख दिया। ठीक है, अब मैम ने पकड़ लिया, मैम ने बोला कि क्या किया है तुमने, एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती? एंड वाला अरे मैम इसने भी तो लिखा था। ओह शिट, अब तो आप गलती पकड़ गई, आपने जरूर कॉपी किया अपने फ्रेंड की कॉपी से, इसलिए आपको पता है कि उसने एप्पल ए से लिखा है और आपकी कॉपी में ई से एप्पल लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसे ही जो स्क्राइब्स थे वो कॉपी करते थे। अब जब वो कॉपी करते थे तो उनसे भी गलती हो जाती थी, वो एक वर्ड नया डाल देते थे, उन्हें समझ नहीं आता था सामने वाले ने क्या लिखा है, पहले से क्या लिखा हुआ है, तो वो उसमें चेंजेस कर देते थे। अब जब चेंजेस हुए और ये होते रहे सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनती रही, चेंजेस होते रहे, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां थी ना, ये बड़ी बड़ी गलतियां हो गई। जैसे आपने कुछ और लिखा, अब आपकी कॉपी से देख के किसी और ने लिखा तो उसने भी कुछ गलती कर दी, फिर उसकी कॉपी से देख के किसी और ने लिखा तो उसने भी थोड़ी सी गलती कर दी। अब जब लास्ट कॉपी होगी ना, वो कॉपी और आपके फ्रेंड की कॉपी जिससे आपने कॉपी किया है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर इतना ज्यादा डिफरेंस आप 4 जनों में कॉपी करने में आया, तो सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज जितने स्क्राइब्स ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया था, तो उनमें कितना कॉपी है, उनमें कितना डिफरेंस आया होगा, राइट? तो ये जो डिफरेंस था, इसी की वजह से हमें आज जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो हमें पढ़ने को नहीं मिलता। व्हाट वी आर रीडिंग इज द कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ दोज ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड वी डोंट नो इफ इट इज द राइट वन और द डिफरेंट। Right, so historians have to read different manuscripts version of the same text to guess what the author had originally written। यानी कि अब मैन्यूस्क्रिप्ट जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही जैसे जितने भी टेक्स्ट कॉपीज किए गए थे, जितने भी एक मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपीज बनी थी, उन्होंने सबको रीड किया।
जब उन्होंने सबको रीड किया तो उन्हें समझना पड़ा, उन्हें एज्यूम करना पड़ा, गेस करना पड़ा कि भाई ऑथर ने ये लिखा होगा, ठीक है। Now, the 14th century chronicler Jawauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. यानी कि जब 14th सेंचुरी में क्रॉनिकलर था जिनका नाम था जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपना पहला क्रॉनिकल लिखा इन 1356, उसके बाद उसके 2 साल बाद उन्होंने अनदर वर्जन लिखा। Now the two differ from each other, but historians did know about the existence of the first one until the late 1960s. अब क्या हुआ, अब हो गया मजा। अब ये हुआ कि जब जियाउद्दीन बरहानी ने 2 वर्जन लिखे अपने क्रॉनिकल के, तो भाई लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो उनका दूसरा वाला वर्जन था उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जब पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें बाद में इतने सालों से वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड इन 1960 उन्हें ये पता चला कि भाई इसका फर्स्ट वर्जन भी था। अब दे आर लाइक अरे क्या हो गया ये, अब कैसे करें, अब तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। तो मतलब क्या हुआ कि जब तक हमें पूरे सोर्सेज नहीं मिलते, हमें ऐसे सोर्सेज मिल रहे हैं जो कॉपी हो रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि वो सोर्स ओरिजिनल है या नहीं है, तो हमें उसी से ही गेस करना होता है कि भाई हिस्ट्री कैसे कैसे चेंज होता है। हो सकता है हमारे पास जो आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका कुछ और पोर्शन हो जो कहीं खो गया, बट वी डोंट नो हाउ वी कैन नो कि भाई कैमरास तो नहीं होते थे उस टाइम पे, इंटरनेट नहीं होता था, वीडियोस नहीं बनती, तो वो कैसे, मतलब कैसे हिस्ट्री को गेस करें। नाउ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। अब क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड द फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट। अब क्या हुआ कि भाई ये जो पर्शियन व्हील है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए। कब हुआ ये हुआ कि जब लोग बाहर से आते हैं तो अपने साथ कुछ चीजें लेके आते हैं, जैसे आपके कोई अंकल बुआ कोई भी बाहर से जब आएंगे तो वो क्या लेके आएंगे, आपके लिए कुछ अच्छी चीजें, टॉफीज लेके आएंगे, गिफ्ट्स लेके आएंगे, हो सकता है आपके लिए कुछ ड्रेसेस लेके आए, और वो जो टॉफीज होंगी ना वो वहीं की होंगी, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि वो यहाँ पे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, so that is a very different thing for you. Now what happened was कि ऐसे ही पर्शियन व्हील आया। पर्शियन व्हील जैसे आप इमेज में देख सकते हो, पहले क्या होता था, पहले लोग जाते थे बाल्टी उसमें डालते थे वेल में, एंड उस बकेट से जितना पानी होता था उससे इरिगेट करते थे अपनी फील्ड्स। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा भाई पर्शियन व्हील बना लेते। जब पर्शियन लोग आए उन्हें पता चला तो उनके साथ में उनकी एक टेक्नोलॉजी भी आई, एंड दैट वाज पर्शियन व्हील। जब पर्शियन व्हील आई तो उन्होंने देखा कि अरे भाई इससे तो बहुत जल्दी इरिगेट हो जाएगा, तो उन्होंने पर्शियन व्हील का यूज किया इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील का यूज किया वीविंग में, और फायर आर्म्स का यूज किया कॉम्बैट में, ठीक है। Now, new food and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea and coffee. जब लोग बाहर से आए तो उन्होंने क्या बताया, भाई हम तो खाने में पोटैटोज खाते हैं, हम तो कॉर्न्स खाते हैं, हम तो चीज कॉर्न्स खाते हैं, हम तो ये वाले कॉर्न्स खाते हैं, हम तो हर्ब वाले कॉर्न्स खाते हैं, एंड देन उन्होंने बताया कि हम इस टाइप की चिलीज खाते हैं, और हम एक बीवरेज लेते हैं, दैट इज टी एंड कॉफी। भाई टी और कॉफी इंडियंस को तो पता नहीं था क्या होता है, हम तो भाई दूध और दही पे रहने वाले लोग थे। जब हमें पता चला कि टी और कॉफी एक बीवरेज होता है, दैट इज वेरी फाइन टेस्टिंग एंड रिफ्रेशिंग, तो क्या हुआ, हमने सोचा चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया, उन्होंने ये सारी चीजें ग्रो करनी स्टार्ट करी। जैसे जैसे लोग लेके आए, उन्होंने बताया कि हम ये खाते हैं वो खाते हैं, उनके साथ में आया तो उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया सब कुछ। अब ग्रो करना स्टार्ट किया तो वो यहाँ पे यूज होने लगा, लोग खाने लग गए, उन्हें अच्छा लगा तो चीजें बढ़ने लग गई। Now there was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. यानी कि लोग क्या करते थे उस टाइम पे, इसी ड्यूरेशन में, वी आर टॉकिंग अबाउट 700 to 1750, इसी ड्यूरेशन की हम पूरे चैप्टर में बात करें, ठीक है। एंड दिस ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अब क्या हुआ, इस पीरियड में मोबिलिटी बहुत होती थी, यानी कि लोग जो थे अपने ग्रुप्स बना के और बहुत लंबे लंबे एरियाज पे ट्रैवल करते थे, ठीक है। जब वो ट्रैवल करते थे तो उन्हें बहुत सारी वो अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रैवल करते थे प्रॉपरली। वो पानी हो सकता है, खाना हो सकता है, लैंड हो सकता है, वर्थ हो सकता है, किसी काम के लिए ढूंढ रहे हो, या हो सकता है आर्टिस्ट हो कुछ चीज बेचने के लिए सारे,
ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो ग्रुप्स थे लोगों के, वो आते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे और उन्होंने इस पूरे एरिया में, पूरे टाइमलाइन में एक ग्रेट मोबिलिटी स्टार्ट कर दी, लोगों का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये लोग जब आते थे तो अपने साथ नई नई लैंग्वेजेस लेके आते थे, नए नए खाने को तरीके लेके आते थे, नई नई टेक्नोलॉजीज भी लेकर आते थे। ठीक है, now one group of people who became important in this period were Rajputs, a name derived from Rajputra, that is the son of a ruler. यानी कि इसी टाइम पे एक ग्रुप था लोगों का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पॉलिटिकल एरा में अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट दिखा दिया। एंड हु वर दोस पीपल? वेल, दे वर दी राजपूत्स। राजपूत्स कौन होते हैं? राजपूत्स, इनका नाम आया राजपुत्र से, यानी कि सन ऑफ अ रूलर। एक रूलर के सन को राजपुत्र कहते हैं, यानी कि राजपूत कहते हैं। सो अब इसी राजपूत के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर टर्मिनोलॉजीज की मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, यानी कि हर टर्म का एक मीनिंग थोड़े थोड़े टाइम बाद डिफरेंट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप था लोगों का जिनको अपने आप को राजपूत बुलाते थे और वो सब रूलर के बेटे थे, यानी कि जो भी रूलर का बेटा होगा वो राजपूत होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे 18th और 14th सेंचुरी के बीच में दिस राजपूत वर्ड वाज रेफर्ड टू एज अ क्षत्रिय कास्ट, यानी कि क्षत्रिय कास्ट के कोई भी लोग होंगे उनको राजपूत बुलाया जाएगा, या फिर सारे राजपूत क्षत्रिय कास्ट में आ जाते थे। अब ये क्षत्रिय कास्ट में कौन कौन होता है? क्षत्रिय कास्ट में वॉरियर्स होते थे, किंग्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, जो लोग फाइटिंग के लिए जा सकते हैं। पोजीशन, द पीपल हु हैव सम पोजीशन इन द आर्मी, उनको हम क्षत्रिय कहते थे। अब ये क्षत्रिय कौन थे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने क्षत्रिय थे उन सबको राजपूत बोल दिया। ठीक है, सो यू कैन सी कि भाई एक टर्म का मीनिंग कितना ज्यादा डिफरेंट हो गया। और इन राजपूत से एक चीज बहुत ही ज्यादा रिलेट करती थी। कोई भी पोएट, कोई भी ब्राज होते थे, वो क्या करते थे? वो जब भी राजपूत के बारे में लिखते थे तो उनके लिए उनका वेलोर, यानी कि उनकी हिम्मत और उनकी सेंस ऑफ लॉयल्टी, यानी कि वो एक दूसरे के लिए कितने लॉयल हैं, ये हमेशा एट्रीब्यूट्स और एडजेक्टिव्स यूज किए जाते थे फॉर दी राजपूत। ठीक है, यानी कि उनके लिए हमेशा ये चीज बोली जाती है कि भाई राजपूत हैं तो उनके अंदर हिम्मत भी बहुत होगी, they will be of extreme valor and they would have a great sense of loyalty, right? So these were the two qualities that were always used as an adjectives to the Rajputs. Now, other groups of people such as Marathas, Sikhs, Jat, Ahoms and Kais become politically important during this age. इस एज में क्या हुआ? इस एज में मराठास आए, आपने मराठास के बारे में सुन रखा होगा, सिख्स आए, सिख के बारे में भी सुन रखा होगा, जाट आए, जाट के बारे में भी सुन रखा होगा, अहोम्स के बारे में भी आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो वी डिस्कस इन सम अदर चैप्टर। नाउ मराठा, सिख, जाट, अहोम्स और काइस, ये सारे जो ग्रुप थे ये लोग भी पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इस एज में आके। ठीक है, now the changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. अब क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, जो फॉरेस्ट में लोग घूमते थे, उनको माइग्रेट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि भाई उनके जो फॉरेस्ट थे उन्हें काटना स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए लैंड चाहिए, बहुत सारा लैंड चाहिए। तो क्या हुआ, उन्होंने जब फॉरेस्ट काटना स्टार्ट किया तो वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको माइग्रेट करना पड़ा और किसी और जगह पे जाना पड़ा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिन्हें माइग्रेट नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लैंड को भी टाइलिंग करना स्टार्ट किया, सही करना स्टार्ट किया, एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग पीसेंट्स, दे स्टार्टेड फार्मिंग, राइट। सो दैट वाज द डिफरेंस, जो कि एक एरा से मतलब एक पीरियड में इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। जो लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे या तो वो माइग्रेट कर गए या फिर दे वर कन्वर्टेड इनटू पीसेंट्स, अपनी ही देश से। ठीक है, नाउ the new social and political group, these new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and the टेम्पल्स। यानी कि ये जो नए नए पीजन बने थे इनके साथ क्या हुआ, इनको इन्फ्लुएंस करने लगा वहाँ का मार्केट, चीफटेन्स, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स। उनको बताने लगे, उनको ये बताने लगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये सब चीजें उनको इन्फ्लुएंस करने लग गए ये सारे लोग। ठीक है,
Now they become part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. जब उन लोगों ने उनको आके इन्फ्लुएंस किया, उन्हें बताया कि भाई हमारे यहाँ तो सिस्टम ऐसे चलता है, जब आप कुछ काम करोगे तो आप एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आ जाओगे, यू स्टार्ट अर्निंग, यू स्टार्ट यूजिंग योर मनी, और आपको क्या करना है, आपको टैक्सेस पे करनी है। आपने जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करी हैं, ग्रो करी हैं या कुछ भी, तो वो आपको अपने लोकल लॉर्ड्स को देने पड़ेंगे एज गिफ्ट। Now, who are these local lords? Well, these local lords were the chieftains, priests और monasteries या फिर temples के जो लोग होते थे, उनको इन्हें गिफ्ट करना पड़ता था और इन्हें अपने टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे। So people who were forest dwellers started paying tax and doing what? Started doing all the things that a civilized person does. Now, a society became more differentiated. People were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation. अब जैसे कि हमें ये पता है कि भाई जो पहले कास्ट सिस्टम होता था, वो कास्ट सिस्टम ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता था, ठीक है, यानी कि लोगों का ऑक्यूपेशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों की कास्ट को जनरलाइज करते थे। अगर वो खाना बनाने वाले हैं तो उनकी एक कास्ट, अगर वो झाड़ू पोछा करने वाले हैं तो उनकी एक कास्ट, अगर वो पढ़ाने लिखाने वाले हैं तो उनकी एक कास्ट, अगर वो आर्मी में लड़ने वाले हैं तो उनकी एक कास्ट, यानी कि उनके काम के अकॉर्डिंग हमने उनकी कास्ट, जिसे कि हम जाति कहते हैं, हमने डिवाइड कर दिया। या तो हम उनको ऑक्यूपेशन पर डिवाइड करते थे या तो हम उनके बैकग्राउंड पर डिवाइड करते थे। जैसे कि अगर मेरे फादर टीचर होते तो मैं भी एक टीचर की ही कास्ट में आ जाती, यानी कि मैं भी एक ब्राह्मण की कास्ट में आ जाती, ठीक है, यानी कि उनकी ऑक्यूपेशन और मेरे बैकग्राउंड से रिलेट क्या हुआ, मेरी जाति या मेरी कास्ट। Now, the status of same जाति could vary from area to area. हो सकता है कि मैं जिस एरिया में रह रही हूँ उस एरिया में ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर मानती हूँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं जब दूसरे एरिया में जाऊँ तो वहाँ पे जो ब्राह्मण्स हो उनको सबसे ऊपर नहीं माना जाता, हो सकता है किसी और कास्ट को सबसे ऊपर माना जाता हो। So belonging to some caste does not give you a proper status all over the area. यानी कि पूरे एरिया में आपको एक स्टेटस नहीं मिल सकता अगर आप एक कास्ट को बिलोंग करते हो। आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करो, आप कहीं और जाओगे तो वो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ऐसा उस टाइम पे होता था। Now, जातिस frame their own rule regulation to manage the conduct of their members. अब हर जाति ने क्या किया, हर जाति ने स्टार्ट किया हर जाति ने स्टार्ट किया अपने अपने मेंबर्स का एक ग्रुप बनाना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपनी जाति के रूल्स बना दिए कि भाई हमारे जाति के लोग हैं, इनसे बात नहीं करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, हमें सबको फ्री टीचिंग देनी है, हमें किसी से रुपए नहीं लेने। ऐसे ऐसे उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड कर दिए अपनी जाति के मेंबर्स के, ठीक है। अब इनको चेक कौन करता था, तो हर जाति का जो भी एल्डरली पर्सन होता था, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी होगा, औरत होगी, उसको बैठाते थे और उससे बोलते थे कि अगर किसी ने भी कुछ गलत किया तो यू हैव टू सी द थिंग्स, और आपको बताना होगा कि वो सही कैसे करेगा या फिर उसे पनिश कैसे करे, ठीक है। सो दैट वाज द जाति सिस्टम एट दैट टाइम। नाउ लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक्स एंड मुगल्स encompassed many regions. अब उन्होंने क्या किया, रीजन और एम्पायर की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेट, जैसे चोलास का किंगडम था, तुगलक्स का किंगडम था, मुगल्स का किंगडम था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आए और इन्होंने अपने बड़े बड़े रीजन को अपने अंडर कर लिया, ठीक है। नाउ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबान। अब क्या हुआ, जब हमें प्रहस्तीस पढ़ने को मिली, प्रहस्तीस के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि भाई जो मैं चीजें बोलूंगी वो आप रिलेट कर सकते हो। तो जब मैंने प्रशस्ति के बारे में बताया, तो आई टोल्ड यू कि दैट प्रशस्ति वाज अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, इट वाज अ काइंड ऑफ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन जो कि हमें आज मिलता है। तो उस टाइम क्या हुआ, एक संस्कृत की प्रशस्ति लिखी थी और उस प्रशस्ति में दिल्ली के सुल्तान यानी कि घियासुद्दीन बलबान के बारे में लिखा हुआ था। अब प्रशस्ति मतलब एप्रिसिएशन, यानी कि उसमें क्या होगा, उसमें उन दिल्ली के सुल्तान का एप्रिसिएशन होगा, प्रेजेस होंगे। अब क्या हुआ, जब हिस्टोरियंस ने देखा कि इसके प्रशस्ति में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, तो व्हाट हिस्टोरियंस टोल्ड, उन्होंने बोला भाई दिस इज एग्जीजरेटेड क्लेम्स ऑफ द कंक्वेस्ट, ठीक है,
यानी कि उन्होंने बोला ये तो जो है ये तो पागल बनाने वाली बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। ये क्या है, ये सारी चीजें जो हैं वो एग्जैजरेट करके लिख दी गई हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा के लिख दी गई हैं। हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। Now, by 700, many regions already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. अब क्या हुआ, कुछ 700 many regions, by 700 many region, बहुत सारों के पास geographical dimensions अलग अलग थी और उनकी अलग अलग languages थी और cultural characteristics। ठीक है, यानी कि 700 के पास 700 इज अ ईयर, 700 तक बाय 700 सीई क्या हुआ, बहुत सारे रीजन्स के पास एक अलग जोग्राफिकल डायमेंशंस थे, उनकी लैंग्वेजेस थे और उनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, उनके सब के अलग। ठीक है, now through the 1000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation। यानी क्या हुआ, ये जो जितने एरियाज की मैं बात कर रही हूँ, इतने जियोग्राफिकल डायमेंशंस कन्वर्ट हुए, लैंग्वेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आई, तो इस पूरे 1000 साल में क्या हुआ, ये आइसोलेशन में नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हर टाइम पे कभी ना कभी कोई माइग्रेट होता था, वॉर होती थी, बैटल होता था, कुछ भी होता था, और ये हमेशा आइसोलेशन पे नहीं रहते थे। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था, दे हैव टू कन्वर्स और दे हैव टू टॉक टू द अदर पार्टी, और इधर उधर लोग होते रहते। Now, these regions felt the impact of the pan-relational forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. यानी कि जब बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए, जैसे चोलास है, तुगलक्स हैं, मुगल्स हैं, सुल्तान्स हैं, तो इन लोगों ने जब ये लोग आए, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जब इन पर रूल करना स्टार्ट किया, तो व्हाट दे डिड वाज, उनको ये तो पता चला कि हमें इन सारे एरिया से इंटीग्रेट होना है, बट उन्होंने कभी भी अपनी जो डिस्टिंक्टिवनेस थी, यानी कि जो अलग अलग चीज डाइवर्सिटी थी, उसको कहीं पे भी लूज नहीं किया। एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट। यानी कि उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट तो हो गए, सारे लोग इंटीग्रेट हो गए, इतने सारे अलग अलग रीजन्स हो गए थे, इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई थी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे, बट स्टिल जैसे ही उन लोगों ने रूल किया, उन लोगों ने सारे एरियाज को इंटीग्रेट किया, but the diversity of the people, the changes, the distinctiveness of the people was never lost. So this was the region and the empire during 1000 years, that was the year from 700 to 1750. अब इसी के टाइम पे रिलीजन में कैसे चेंजेस आए, तो भाई रिलीजन्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए। कैसे, हमें पता चला कि जब हम लोग यहाँ पे थे, जब इंडिया में बहुत पहले की मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जब अपने न्यू किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ा था, तो उसमें आपने कहीं पर भी ये नहीं सुना होगा कि मैंने किसी भी मुगल, अफगान या ब्रिटिशर का नाम लिया। फिर जब मुगल्स आए तो आपने कभी भी ब्रिटिशर्स का नाम नहीं सुना होगा। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो आपने सारे रिलीजन का नाम सुन लिया, राइट। तो यानी कि क्या हुआ कि इस पूरे ग्रुप ऑफ 1000 इयर्स में, इस 1000 इयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए रिलीजन को लेके। अब जब रिलीजन को लेके डेवलपमेंट्स हुए तो क्या हुआ, पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वाज मोर कलेक्टिव। यानी कि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे लोगों की एक पर्सनल थॉट से ज़्यादा कलेक्टिव थॉट थी। जैसे कि बहुत सारे लोग एक ही भगवान में मानते हो, बहुत सारे लोग सिर्फ अल्लाह में मानते हो, बहुत सारे लोग भगवान में मानते हो, बहुत सारे लोग बुद्धा में मानते हो, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, एक कलेक्टिव थॉट थी लोगों की, पर्सनल से अलग। जैसे कि अगर मैं बोलूँ किसी को पर्सनल, हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे कोई बहुत सारे लोग हों जो कि किसी भगवान में नहीं मानते, तो वो क्या है, वो उनकी पर्सनल थॉट। We are no one to say anything about that. But उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे लोगों के कलेक्टिव थॉट होती थी, कलेक्टिव बिलीव्स होते थे। अगर ये आदमी अग्निदेव को पूज रहा है तो हम भी अग्निदेव को पूजेंगे, that kind of beliefs, ठीक है। The worship of new deities, the construction of temples by royalty and growing importance of Brahmins, the priest as dominant groups in society. उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये रिलीजन, जब ये कलेक्टिव थॉट बने, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों का कलेक्टिव थॉट थी, लोगों की जो बिलीफ थी वो कलेक्टिव थी, एक पर्सनल बिलीफ से ज्यादा थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब टेम्पल्स बनने स्टार्ट हुए, जब लोगों ने नई डेइटीज को, नए गॉड्स और गॉडेस को वर्शिप करना स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया टेम्पल्स को। किसने कंस्ट्रक्ट किया था, टेम्पल्स इसीलिए कंस्ट्रक्ट हुए थे ताकि वो अपनी
पावर दिखा सके, जो किंग्स हैं वहां के वो अपनी पावर दिखा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, अब जब टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए तो उनकी क्या हुआ, जो वहां के ब्राह्मण्स थे उनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। हमेशा से ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्यों? बिकॉज दे वर फुल ऑफ नॉलेज, बस इसीलिए, और कोई रीजन नहीं था ब्राह्मण्स को ऊपर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी होता था तो ब्राह्मण्स हैव द फुल नॉलेज ऑफ ऑल द वेद्स, all those things, and they also learn how to say, speak and write old Vedic Sanskrit, और हमें तो भाई नहीं आती। तो कोई भी ऐसी चीजें जो कि लिखी हुई हैं उसे पढ़ेगा कौन, उसको पढ़ने के लिए भी हमें कोई चाहिए। अब कोई भी आपके घर में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा हो जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, तो क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल गो टू दैट पर्सन और आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे। तो वैसे ही जब सब लोग एक ही इंसान के पास, एक ही ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिसको सारी इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली ही विल फील सो obliged, he'll have a power of supremacy। तो इसीलिए जो ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट थे, उनको जो सोसाइटी में थे उनको एक अलग सा स्टेटस मिल गया। दे वर द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। सबसे ऊपर किसे रखा सोसाइटी में? ब्राह्मण्स को। ठीक है, नाउ पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि उस फील्ड में, जो उनके एरिया में, जिनके पास पावर है, वेल्थ है, उनसे सपोर्ट होके ये पोजीशन सबको मिलती थी। जैसे कि कोई किंग है, उनका पैटर्न है किंग, तो अब क्या होगा, किंग अगर बोलेगा कि भाई ये जो ब्राह्मण्स हैं इनको सबसे ऊंचा दर्जा देना चाहिए, या खुद वो ब्राह्मण्स को सबसे ऊंचा दर्जा देगा, तो क्या होगा, जब उनकी पोजीशन सबसे ऊपर है तो ऑब्वियसली जितने किंगडम में लोग हैं, जितने सिटीजन है उस किंगडम के, वो क्या करेंगे, वो ब्राह्मण्स को प्रेज करेंगे। दे विल ऑलवेज सी हिम लाइक something जो कि जिसके पास supremacy है, he has a position to supreme, right? Now one of the major developments of this period was the emergence of idea of bhakti। इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ था, दैट वाज द आइडिया ऑफ भक्ति। लोगों ने अब बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था भगवान में। पहले भी करते थे बट दे यूज्ड टू वर्शिप इट। अब क्या हुआ, अब उन्होंने हर चीज के लिए भगवान, हर चीज के लिए भगवान, उनकी जो भक्ति का एक आइडिया था वो काफी ज्यादा चेंज हो गया। They used to recite rhymes, they used to recite hymns, they used to recite verses, all of that according to their gods, according to the deities they were worshipping। ठीक है, merchants and migrants first brought the teachings of the Holy Quran to India in the 17th century। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो भाई भक्ति चल रही थी, यहाँ पे अभी तक कोई और रिलीजन नहीं आया, बट क्या हुआ, जब मर्चेंट्स आए, माइग्रेंट्स आए दूसरे एरिया से, तो वो अपने साथ कुरान भी लेके आए, यानी कि जो टीचिंग थी कुरान की वो भी इंडिया में लेके आए ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। अब बहुत सारे ऐसे एम्परर्स आए जो कि कुरान में, जो कि इस्लाम फॉलो करते थे, तो ऑब्वियसली दे विल फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। तो उन्होंने जब आके बताया तो भाई इंडिया में एक और रिलीजन आ गया, वो रिलीजन क्या था, इस्लाम। Now there were the Shia Muslims who believed that the Prophet, अब ये जो हमारे मुस्लिम्स थे जो इस्लाम फॉलो करते थे, उनमें दो लोग में वो डिवाइडेड था। जैसे हमारे हिंदूज कास्ट में डिवाइडेड होते हैं, 4 कास्ट में डिवाइडेड थे उस टाइम, वैसे ही जो इस्लाम था वो भी दो लोगों में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन वाज शिया एंड सेकंड वर सुन्नी मुस्लिम्स। अब शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स में कुछ आइडियोलॉजीज का डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था, देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड द प्रॉफिट Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of Muslim community। शिया लोग क्या बोलते थे, शिया लोग ये बोलते थे कि भाई जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके जो दामाद हैं, यानी कि सन इन लॉ अली, उनका नाम क्या था, अली, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट लीडर हैं। यानी कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को लीड कौन करना चाहिए, अली को, जो कि थे प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ। Right now, whereas Sunni Muslims क्या believe करते थे, Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders of the community and the succeeding Khalifas। सुन्नी मुस्लिम्स ने क्या बोला, सुन्नी मुस्लिम्स ने बोला कि हम उनको बिलीव करते हैं जो कि इस कम्युनिटी को स्टार्टिंग से लीड करते हुए आ रहे हैं, और वो कौन थे, वो थे खलीफास, सक्सीडिंग खलीफास, वो उनको बिलीव करते थे।
उनकी सुप्रीमेसी में बिलीव करते थे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई रिलीजन उस टाइम पे इंडियन में तो था ही जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम, और जब मुस्लिम्स आए, जब इस्लाम आया, तो उनमें भी दो टाइप के मुस्लिम्स थे, जो कि शिया थे, सुन्नी थे। शियाज वर द पीपल हु बिलीव्ड कि भाई जो अली है, द सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ही वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द Muslim community. On the other hand, Sunni believe that the legitimate leader have to be the succeeding Khalifas. Now, there were important references in there were other important differences between various schools of law in theology and mystic ट्रेडिशंस, यानी कि उनके जो लॉज थे, मतलब जो भी वो चीज़ें पढ़ते थे सुन्नीज एंड शियाज, उसमें भी उनकी आइडियोलॉजीज में, उनकी थियोलॉजीज में, उनके ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ व्हाट? डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग, डिफरेंस ऑफ जो भी वो बिलीव करना चाहते हैं उसके। ठीक है, सो आई थिंक नो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द चैप्टर, आई एम सॉरी, इट्स लाइक टाइम एंड हिस्टोरिकल period. So time also reflects the changes in social and economic organization in the persistence and transformation of ideals and beliefs. यानी कि क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ जो हमारा सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उनमें भी बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस आने लगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा, उनकी आइडियाज और उनके बिलीव्स में बहुत ज़्यादा चेंज आने लगा। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possesses shared characteristics. यानी कि जो टाइम था, जब हमने टाइम की स्टडी करी तो क्या हुआ कि हमने बेसिकली पूरे लार्ज सेगमेंट को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। और वो पीरियड्स किस हिसाब से डिवाइड किए? वो पीरियड्स हमने इस हिसाब से डिवाइड किए कि भाई वो जो पीरियड्स थे उनमें कुछ ना कुछ सिमिलर कैटेगरीज तो होंगी। इफ आई एम डिवाइडिंग टू पीपल, इफ आई एम डिवाइडिंग योर क्लास इनटू टू सेक्शंस, तो मैं सोचूंगी कि भाई एक में अच्छे बच्चे कर दूं, एक में ऐसे ऐसे मतलब बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट्स कर देती। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली उन्होंने क्या किया, जो हिस्टोरियंस थे, जब उन्होंने टाइम की स्टडी करी, उन्होंने इवेंट्स की स्टडी करी, तो उन्होंने पास्ट को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ना व्हाट हैपेंड वाज कि भाई इंडिया की हिस्ट्री जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कैसे? पहले हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड द ब्रिटिश हिस्ट्री। अब क्या हुआ, उनका आइडिया क्या था उनका डिवाइड करने का? उनका आइडिया ये था कि भाई जो रिलीजन था रूलर्स का, उस टाइम पे जो रूलर्स थे उनका जो रिलीजन था, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, पूरे टाइम पीरियड को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। Now, most use of the economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. अब क्या हुआ, जो और लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, this is the wrong way to segment all the segment the whole large area, whole large time of the history. हमें ये गलत तरीका लग रहा है। What we can do is we can use the economic and the social factors। जब हमें ऐसे ऐसे segment करना है तो इकोनॉमिक या सोशल फैक्टर्स को हम देख सकते हैं अदर देन द रिलीजनल फैक्टर्स। Now the histories we read this year will often described as the medieval। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज एंशिएंट, द सेकंड इज मेडिवल एंड थर्ड वन इज द मॉडर्न। अब जब उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो इस साल हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग द 7th स्टैंडर्ड, तो हम इस हिस्ट्री को मेडिवल हिस्ट्री कहेंगे। ना उन्होंने ये बोला कि जब हमने ब्रिटिशर्स वाली हिस्ट्री पढ़ी, जब हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया, तो हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहेंगे। बट हाउ डज दैट मीन कि भाई वो मॉडर्न था? क्या उस पूरे एरिया में हमने कभी भी ऐसा कुछ देखा, पूरे एरा में कभी भी कुछ ऐसा देखा कि लोगों का एडवांसमेंट हो रहा? बिकॉज मॉडर्निटी मीन्स लाइक द सेम थिंग कि लोगों का एडवांसमेंट होगा, इंटेलेक्ट का एडवांसमेंट होगा, तभी वो मॉडर्न है। ठीक है, तो अब वो मॉडर्न एरा कैसे हो गया, जबकि लोगों का जो असली, जो लोगों का लाइक ट्रुथफुली जो एडवांसमेंट हुआ था वो इसी एरा में हुआ था, उस एरा में नहीं हुआ था। किस एरा में नहीं हुआ था? वो उनका ब्रिटिशर्स वाले टाइम पे नहीं हुआ था, इंटेलेक्ट उनका एडवांस नहीं हुआ था। हाउ कैन वी से कि भाई वो मॉडर्न टाइम है एंड दिस इज द मेडिवल टाइम? We can see the changes in the history which might have attracted the European countries to the subcontinent.
अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो चेंजेस हो रहे थे हिस्ट्री में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड बट सोशली, सब कॉन्टिनेंट हमारा इतना स्ट्रांग हो गया था कि भाई यूरोपियन कंट्रीज जो थी ना वो हमारे सब कॉन्टिनेंट की तरफ अट्रैक्ट हो गई। उन्हें लग रहा था इतनी वेल्थ है वहां पे, तो भाई हम जाएंगे तो क्या होगा, हम भी वेल्थी बन जाएंगे। सो लेट्स गो, लेट्स टेक आउट आवर शिप्स एंड गो टुवर्ड्स इंडिया और दी सब कॉन्टिनेंट दैट टाइम। ठीक है, सो दैट वाज द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स फॉर India. Now, what else is? Oh, that's the end of the chapter. That's really well. So I think that's the end of the chapter. We have completed the whole chapter today itself. And what you have to do? Well, you have to like, share, and subscribe to this channel. Like and share the video. Hit the bell icon. And one more thing, what to do? Well, if you want to download the PDF of the notes, well, you can go and click on the description box below. We have already provided you the link. Most importantly, I will be here daily, so for daily lessons, for daily interaction, you have to stay tuned to this channel. So until the next video we meet, stay safe.